हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो भी आप लोगों के लिए एचपी जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और आप खुद भी पढ़ रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली वालों के साथ में, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ में भी शेयर कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सारी की सारी जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा मैं आप लोगों को डिटेल भी जो है, जिन क्वेश्चन की मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखना है। चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम बात किस चीज़ के बारे में करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर और ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे सल्तनत काल से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है ये जो सल्तनत काल है, इसका जो टाइम है वो कौन से कहाँ तक चलेगा। सल्तनत काल है हमारा जो 1206, जहाँ से हमारा गुलाम वंश स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके 1526 यानी कि जहाँ पर हमारा जो लोधी वंश है लास्ट में ख़त्म हुआ, वहाँ से वहाँ के बीच के आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एमसीक्यू बेस पे कराऊंगी और कुछ हमारे सिंपल तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 यानी कि जो तुगलक वंश है 1387 यानी कि 1300 के टाइम पे जो है वो शासन कर रहा था, तो उसके बेटे जो नसीरुद्दीन हैं उनके आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया। तो उसने कहाँ पर शरण ली थी। आपके पास कुछ कूट हैं यानी कि कुछ ऑप्शंस हैं, इनका यूज़ करके आपको सही आंसर करना है। तो सिरमौर की पहाड़ियों में उसने शरण ली थी, कांगड़ा के किले में शरण ली थी, या मलौन के किले में शरण ली थी। आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पीजीटी पॉल साइंस पे पूछा गया था। तो इसको आप और भी याद रख सकते हो कि सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नसीरुद्दीन ने जो है वो 1387 में कहाँ पे शरण ली थी, तो आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिरमौर की पहाड़ियों में ली थी और कांगड़ा के किले में ली थी। आप इसकी कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पे भी देख सकते हो कि केवल फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, या फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर आंसर होना था। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे जो है वो करेक्ट आंसर होने थे, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी ऑप्शंस बता दी। सिरमौर की पहाड़ी में और कांगड़ा के किले में उन्होंने शरण ली थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय, जो फिरोज शाह तुगलक है यानी कि पहला हमारा गुलाम वंश आया था। गुलाम सल्तनत काल में 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश है, जो कि गुलाम वंश हमारा कहाँ से कहाँ तक चला था। पहला गुलाम वंश चला था 1206 से लेकर 1290 के बीच में चला था। उसके बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश जो है इसके बाद शुरू हुआ था, यानी कि 1290 से लेकर 1320 के तक चला था हमारा जो है वो सेकंड। और थर्ड हमारे पास आ गया था तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला था, जो कि हमारा 1300 से लेके आगे तक की बात आती है। ठीक है, इसी के बारे में हम आगे जो है वो बात करेंगे। तो हम तुगलक वंश की बात करें, यानी कि 1320 से स्टार्ट हुआ था। तभी मैंने आपको डेट दी थी, वहाँ पर 1300 कौन सी बताई थी मैंने आपको, 1387 के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद सैयद वंश आया, फिर हमारा लोधी वंश आया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, जिस टाइम पे उन्होंने जो है वो आक्रमण किया था। परवचंद थे, रूपचंद थे, पृथ्वीचंद थे, या मेघचंद थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय रूपचंद जो है वो वहाँ के राजा थे, कांगड़ा के राजा थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और वहाँ पर रूपचंद का जो है वो शासन था उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखेंगे कि 14th सेंचुरी के बारे में बात करें। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा था और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया था। तो एचपी क्लर्क के पेपर में भी पूछा गया था। तो देखो आप, बहुत पुराने टाइम पे भी ये चीज़ें पूछी और आज भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतने ही रहते हैं हमारे पास।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी और औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक। तो 14th सेंचुरी की जब हम बात करें तो 14th सेंचुरी का मतलब है 1300 से लेके हमारे पास जो है वो जब हमारा खत्म हो 1300-1400 तक, ठीक है। तो 1300 कुछ में जो सन चला वो आया हमारा 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में कौन सा मुगल शासक था, किस मुगल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर जो है वो और क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 14th सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, कि उसके अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ठीक है। 14th सेंचुरी के एंड तक की बात कर रहे हैं हम, कि 14th सेंचुरी के एंड तक कौन सा ऐसा जो है वो मुस्लिम था जिसने कि जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था 14th सेंचुरी में, जिसने कि जो है वो कांगड़ा पर जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे क्या याद रखनी है, हमने रूपचंद के बारे में बात की थी। तो कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के बारे में यहाँ पे याद रखना है आपने। 1360 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था। इसने जो है ये अभियान पर निकला और दिल्ली को जीत ही लिया था, ऐसा कौन है? तो 1360 पर कौन निकला था अभियान पे? रूपचंद निकला था और उसने जीत ही लिया था, पर हुआ नहीं वैसा, ऐसा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, आपने तैमूर लंग के बारे में सुना होगा, है ना। तैमूर लंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो आगे भी आएंगे, वैसे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुन लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत, जब उसने कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था, तो ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था, ठीक है। कहाँ पर? जो भी आपकी ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई पुस्तकें थी, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई जितनी भी पुस्तकें थी उनका अनुवाद किस में करवाया गया था? उनका अनुवाद जो है वो फारसी में अनुवाद कराने के लिए जो है वो दिल्ली ले गया था। तो वो कौन सा शासक था, किस शासक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक था, जो कि ज्वालामुखी मंदिर से जो है वो पुस्तकों को जो है वो अनुवाद करने के लिए अपने साथ ले गया था, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? कौन सा मुस्लिम दरबारी था? तो आपको याद रखना है कि जब मुस्लिम दरबारी के बारे में बात हो रही है, किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम जो है वो नगरकोट का वर्णन किया था? तो नगरकोट का वर्णन जो है, जो आपका दरबारी है मुस्लिम दरबारी, तो वो था उत्तबी। बाकियों ने भी किया था, लेकिन उत्तबी जो है वो क्या था? मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? ये भी आपसे पूछा जाता है कि नूरपुर जो कि कांगड़ा में जगह पड़ती है, सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? सिकंदर लोदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? तख्तपाल था, भीलपाल था, वासदेव था या नागपाल था? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीलपाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नूरपुर का जो भीलपाल है वो सिकंदर लोदी का समकालीन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कांगड़ा किले को जीता था। सबसे लंबा अगर हम बात करें कि सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, तो तुगलकों ने किया था। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा को कब जीता था? 1737 में, 1437 में, 1527 में, 1337 में। तो आपको पता है हम 1527 में तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि सल्तनत काल कब तक चला था? 1526 तक चला था। 1737 में भी नहीं हम जा सकते हैं, यानी कि ये दो ऑप्शंस तो होंगी ही नहीं,
है ना। तो ये क्या होगा आपका 1337, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा दुर्ग को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जयचंद था, श्रीचंद था, पृथ्वीचंद था, दीपचंद था। जिस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो आक्रमण किया था उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे देखो, हमने जब फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा पर आक्रमण किया तब क्या था? रूपचंद था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1337 में, आपसे डेट पूछ ली जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? 1337 में। और उस टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस टाइम पे थे पृथ्वीचंद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीचंद थे कांगड़ा के वहां पे आक्रमण करते टाइम जो है कांगड़ा के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा यानी कि नगरकोट किले पर कब्जा किया था? अभी हमने जो है इस चीज के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 1337 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था पुस्तकों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 1300 संस्कृत पुस्तकें थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? जो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पीछे आप लोगों को बताया, तो वो कौन से मंदिर से उठाई गई थी, कहाँ पे रखी गई थी वो पुस्तकें? तो वो ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ज्वालामुखी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी, जो हम ज्वालामुखी मंदिर के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो तैमूर लंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि तैमूर लंग के बारे में क्या है। इन्होंने एक ये पूछ लिया जाता है कि तैमूर लंग ने कब जो है वो आक्रमण किया था। ठीक है, नाम आपने याद रखना है। नाम क्या है आपके पास इनका? तैमूर लंग। क्या पूछा जा रहा है कि तैमूर लंग का आक्रमण, पूरा क्वेश्चन बनता है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस किया था? तो ये डेट आपने याद रखनी है। 1398 से लेकर 1399 के बीच में जो है इन्होंने जो है वो कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। कांगड़ा पर नहीं, कांगड़ा के मंदिरों को तहस नहस किया था कांगड़ा पर आक्रमण करके। ठीक है, दूसरी चीज आपने और याद रखनी है यहाँ पे तैमूर लंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है तैमूर लंग के रिगार्डिंग। 1398 से 1399 की हम बात कर रहे हैं, याद रखनी है। जब हम 1398 की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 1398 की बात कर रहे हैं, 1398 में मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ था। तैमूर लंग जो है वो मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण जब हम पूछते हैं ना, तो मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। और तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा, अगर पूछ लिया जाए कि जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कांगड़ा पर, तो उस टाइम पे कांगड़ा का राजा कौन था? क्योंकि पता होना चाहिए हमें वहाँ का राजा जिस टाइम पे कौन है। तो वहाँ पे कौन था? हमारा मेघचंद था। कौन था? यहाँ पे कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था, जिस टाइम पे जो है वो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। ठीक है, जब फिरोज शाह ने किया था तो फिरोज शाह के समय कांगड़ा पर आक्रमण के समय पर कौन था? रूपचंद था, जिसके बारे में हमने कहा। जब जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में किया था उस टाइम पे जो है वो पृथ्वीचंद था। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे। और मेघचंद कब था? जब जो है वो तैमूर लंग ने किया था। और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, किसका नेतृत्व किया था? मंगोलों का आक्रमण था ये, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। ठीक है, एक तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज़ जो है आपको यहाँ पे जो पता होनी चाहिए वो है कि तैमूर लंग ने वापसी में, तो इसकी वापसी कब हुई थी? इसकी वापसी हुई थी 1399 ईस्वी में। यानी कि तैमूर लंग ने अपनी वापसी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अगर पूछा जाए कि इस टाइम पे, इसके बाद में इसने कहाँ पर आक्रमण किया, तो शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया था जब ये वापसी में था उस टाइम पे। ठीक है, और तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंडूर का शासक, अगर पूछा जाए, शिवालिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हिंडूर यानी कि नालागढ़ की बात कर रहे हैं हम। हिंडूर जो है वो किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का।
ठीक है। तो तैमूरलंग के समय अगर पूछा जाए कि नालागढ़ का शासक कौन था जिस टाइम पे इसने आक्रमण किया था, तो नालागढ़ का या हिंडूर का जो शासक था वो था आलमचंद। याद रखना है किस टाइम पर कौन जो है वो शासक था। आलमचंद था, जिसने तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग जो है वो हिंडूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया था। उसने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, लेकिन तैमूरलंग के समय वो था आलमचंद और वो आगे बढ़ गया, इसलिए वहाँ पर कोई हानि नहीं हुई। उसने नूरपुर किसका पुराना नाम, नूरपुर जो है वो, नूरपुर का पुराना नाम क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नूरपुर या धमेरी के नाम से हम जिसे जानते हैं, धमेरी पुराना नाम है, नूरपुर हम आज जानते हैं। तो के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया। नूरपुर के अलावा उसने सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध किसने किया था, तो इसका जो विरोध किया था वो किया था आपके रतन सिंह ने। तैमूर का विरोध किसने किया था, जो रतन सिंह है, इन्होंने जो है वो विरोध किया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको किसके बारे में याद रखनी है, तैमूरलंग के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा हम फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे, तो हमें पहले मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपको पता है कि कब आक्रमण किया था कांगड़ा पर, 1337 ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया था। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उनकी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को हराकर वहाँ पे पराजित कर दिया था और पराजित करने के लिए सेना को भेजा था 1337 में। इतनी आपने यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की याद रखनी है। फिर दूसरा हम जो है वो फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो हमें पता है कि फिरोज शाह तुगलक का शासन जो है वो 1351 से लेकर 1383 83 तक रहा था। अगर हम इसके बीच की बात करें, 1360 में कौन रहे थे, फिरोज शाह तुगलक ही थे। तो 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदान के भागों को लूटा था। जो मैंने आपको कहा था कि जो रूपचंद थे लगभग उसने जो है वो दिल्ली को लूट ही लिया था, यानी कि कांगड़ा का राजा था रूपचंद, जो कि दिल्ली को हासिल करने के लिए या जीतने के लिए जो है वो निकला था, ठीक है। तो उसने जो है वो मैदानी भागों को लूटा था दिल्ली तक के। इससे क्रोधित हुए थे फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 जिनका कार्यकाल है, कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, 1361 की डेट आती है, फिर यहाँ पे 1361 की अगर हम बात करें, उनको सबक सिखाने के लिए नगर कोट पर उन्होंने जो है वो आक्रमण कर घेरा डाला था। और कांगड़ा अभियान और नगर कोट पर घेरे का जिक्र जो है वो अगर पूछा जाए कि कहाँ पर मिलता है, आपको पता है जो फिरोज शाह तुगलक है ना, उन्होंने एक मतलब अपने बारे में लिखा है, तो वो कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, तो इसका वर्णन कि उन्होंने ये चीज़ की है, तो तारीख ए फिरोज शाही, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तारीख ए फिरोज शाही एक ये है, और तारीख ए फिरोज फरिश्ता, तारीख ए फिरोज फरिश्ता, इसमें जो है हमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है, तारीख ए फिरोज फरिश्ता, ठीक है। तो कांगड़ा आक्रमण या कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरा जो है इन्होंने रखा था, तो ये तारीख ए फिरोज फरिश्ता और तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है। और राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया था और नगरकोट पर घेरा भी उसने उठा लिया था, ठीक है। और रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता वहाँ पर स्वीकार कर ली थी उस टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में समझौते के बाद किया था। 1365 में जब समझौता हुआ उसके बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत जो पुस्तकें थी उनका फारसी में अनुवाद करने को कहा, उनको साथ में ले गया, ठीक है। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किसने किया था, फारसी में अनुवाद किसने किया था अगर ये पूछा जाए तो अजुद्दीन खालिद खानी, ये नाम आपने याद रखना है, अजुद्दीन खालिद खानी, अजुद्दीन खालिद खानी, इन्होंने जो है इन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था। और पुस्तक का नाम, और इन पुस्तक का नाम क्या रखा था, दलाई फिरोज शाही, ठीक है। जिसने किया था वो था अजुद्दीन खालिद खानी। और इन पुस्तक का नाम जब इनका अनुवाद किया गया था तो इसको क्या कहा, दलाई ए
फिरोज शाही, दलाई ए फिरोज शाही के नाम से जो है इनको बाद में जाना गया। राजा रूपचंद की मृत्यु हुई थी 1375 में। उसके बाद उसका पुत्र जो है वो सागर चंद राजा बना था, और सागर चंद के शासनकाल में फिरोज शाह के जो बड़े बेटे थे, फिरोज शाह के सबसे बड़े बेटे थे नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने जो है वो शरण ली थी, कहाँ पर ली थी, 1389 में, 1389 में जो है वो कांगड़ा में शरण ली थी। अगर पूछा जाए कि किसने ली थी, तो जो फिरोज शाह का बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन, इसने जो है वो शरण ली थी कांगड़ा में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड, कि हम सल्तनत काल के बारे में, फिरोज शाह तुगलक हो गए या आपके तैमूर लंग हो गया, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा आपको जो याद यहाँ पे रखना है चीज़ को, मैक्सिमम मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो कौन सा शासक था? कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी में रखी गई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया था, फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, 1351 में, अगर इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने, कटोच लगाते थे कांगड़ा के, किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया था? तो अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा आपके पास? रूपचंद था, जिसने जो है ये अधीनता स्वीकार करी थी। तो किस तुगलक शासक ने, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 1337 में कांगड़ा किले को किसने जो है वो जीत लिया था, लेकिन बाद में उसे खो दिया, पहले जीता था फिर खो दिया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने को आपको 8 क्वेश्चन लगे होंगे, लेकिन इसमें मैंने जो है वो 20 से ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे जैसे ही जो है वो क्लास को अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को सिर्फ ये डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन अगर लगता है आपको कि सिर्फ क्वेश्चन ही हमें पढ़ने हैं, हमें फटाफट से रिवाइज करना है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मैं उस तरीके से भी जो है वो चीज़ों को रख सकती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिटेल में करेंगे ना, तो आगे के 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से जो है किसी भी तरीके से अगर बात बने तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।